अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। दोस्तों, जिन्नात की हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता। ये यकीनन हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और इनका जिक्र तो बाकायदा कुरान पाक में मौजूद है। हाँ, जिन्नात दो तरह के ज़रूर होते हैं, एक अच्छे और एक बहुत बुरे, यानी कि जैसे भूत प्रेत और चुड़ैल वगैरह या और बदरू हैं। बाकी अच्छे जिन्नातों के तो हमने बहुत से और भी वाक़यात सुन रखे हैं, यानी कि अगर वो किसी को पसंद आ जाएं या किसी को पसंद कर लें या कोई उनको भा जाए तो वो माला माल कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी वाक़यात हमने सुन रखे हैं। दोस्तों, जिन्नात और असरात वग़ैरह जितने ये मामलात होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पर रिहाइश कम हो या बहुत अरसे से वीरान हो, उन जगहों पर ये असरात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहें यानी कि जो हमारे पाकिस्तान बनने से पहले की भी हैं और अगर अभी तक वो मकामात हैं तो वहाँ पर वो अगर रिहाइश नहीं है तो वहाँ पर वो जिन्नात वग़ैरह या और बाकी असरात अब तक मौजूद हैं। इसी तरह ऐसे बहुत से वीरान इलाक़े या ऐसे ऑफिसेज़ जैसे एयरपोर्ट्स वग़ैरह पे या कराची एयरपोर्ट्स पे ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर इनके किस्से हमने बहुत ज़्यादा सुन रखे हैं। आज जो वो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त रज़ा साहब ने हमारे साथ शेयर किया है, जो कि हमारी एक बड़ी एयरलाइंस में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर मैनेजर थे और अब चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं। और ये बात लिखते हैं वो 2006 की थी, क्योंकि वो मैनेजर थे तो उनके जो है अंडर में बहुत सारे लड़के लड़कियां वगैरह जो काम किया करते थे, तो उनके अंडर में जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह में उनके अंडर से आते थे और बाकी और मामलात भी थे उनके डिपार्ट्स में जहाँ पर लड़के लड़कियां सारे काम किया करते थे। रज़ा साहब लिखते हैं, ये वाक़या 2006 का है। मेरा ऑफिस स्टार गेट कराची एयरपोर्ट से स्ट्रेट जाकर था। एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने मना करी थी बताने को। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ओल्ड टर्मिनल के सराउंडिंग्स में ही थी कहीं वो बिल्डिंग, और कॉल सेंटर्स था बेसिकली, और जितने भी लड़के लड़कियां थे वहाँ पे शिफ्ट्स में काम करते हैं। आपको मालूम होगा जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं और ऐसी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जहाँ होती हैं वहाँ पर कॉल सेंटर्स वगैरह 24 आवर्स ही वर्क करते हैं, क्योंकि एयरलाइंस वगैरह ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे 24 आवर्स फ़्लाइट्स वगैरह आना जाना ये तमाम मामलात लगे रहते हैं। तो वो बताते हैं कि 2 शिफ्ट्स थी हमारे वहाँ, एक 9 से रात 9 और एक रात से 9 से जो शिफ्ट दूसरी जाती थी तो सुबह वो 9 बजे तक होती थी। हाँ, लड़कियाँ उनके वहाँ ज़रूर काम करती थी कॉल सेंटर में, बट उनकी शिफ्ट सिर्फ एक होती थी जो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हुआ करती थी। तो यानी 6 बजे के बाद कोई भी लड़की ऑफिस में नहीं होती थी। रज़ा साहब लिखते हैं, ये वाक़या मेरे साथ जितने लड़के काम करते थे उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था शारिक। उसके साथ ये वाक़या पेश आया था। कहते हैं शारिक जो है वो बहुत ही माशाल्लाह दीनदार और पाँचों वक्त का नमाज़ी लड़का था, और हम लोग अक्सर उसको ज़्यादा नाम के बजाय कारी साहब कह के बुलाया करते थे, पुकारा करते थे। कहते हैं शारिक जो है वो उस दिन नाइट शिफ्ट कर रहे थे और तकरीबन रात 9 से सवा 9 बजे वो आ गए थे अपनी जॉब पर, और जाहिर सी बात है उन्हें सुबह 9 बजे जाना होता था। तो लड़के वगैरह जितने अपनी जॉब्स पर आ जाया करते थे, थोड़ी थोड़ी बहुत सलाम दुआ करके अपनी अपनी सीट्स पे बैठ के कॉल रिसीव वगैरह करते थे। जो फ़्लाइट्स की डिटेल्स वगैरह होती थी या जो फ़्लाइट्स आ रही हैं या जाने वाली हैं या कोई डिले है तो उसके बारे में बाकायदा ब्रीफ़ किया करते थे। तो ये बेसिकली उन लोगों का काम हुआ करता था। तो समटाइम्स एक ही जगह बैठे बैठे अक्सर लड़के जो है वो समटाइम्स अपने आप को रेस्ट देने के लिए बाहर की तरफ आ जाया करते थे, और समटाइम्स कोई वॉशरूम या पानी पीने, या कुछ लड़के सिगरेट्स वगैरह पीते हैं तो वो भी पीने के लिए आपस में 2-1 लड़के आ जाया करते थे और बाहर आकर सिगरेट वगैरह पी लेते थे। ये बात है 2006-7 की। उस रोज़ भी शारिक जो है वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ, जो हमारा कॉल सेंटर बना था बेसिकली वो काफ़ी अच्छी बड़ी जगह पे था, क्योंकि हमारी एक बड़ी एयरलाइन थी। तो वहाँ से वो लोग अपनी तकरीबन रात के 1:30, 2 या सवा 2 बजे के करीब थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बाहर की तरफ सिगरेट वगैरह पीने के लिए बाहर आ गए, जिनमें शारिक भी था।
तो शारिक जो है वो बाहर अपने तमाम कुलीग्स वगैरह के साथ आके सिगरेट वगैरह पीकर और बातों में लगा हुआ था, मशगूल था। हमारी जो आईटी का जो डिपार्ट है और जो उसका बेसिकली जो एंट्रेंस थी, ये था आईटी डिपार्ट हमारा फर्स्ट फ्लोर पे। और जो इसकी जो पूरी एंट्रेंस थी वो बहुत बड़ी मतलब एक नीचे की ग्राउंड था और ग्राउंड पे बाउंड्री वॉल था जिनमें अंदर कार पार्किंग्स बल्कि और डिपार्टमेंट के जो कार्स वगैरह थी वो भी अक्सर यहाँ पे पार्क हो जाया करती थी। और फिर उससे काफ़ी अरसे काफ़ी लंबा थोड़ा चलकर तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर फिर हमारी बिल्डिंग होती थी और उसके फर्स्ट फ्लोर पे आईटी डिपार्टमेंट हमारा होता था जहाँ पे कॉल सेंटर वाक़ था। तो कॉल सेंटर ऊपर से इस तरह का था कि एक मिड में हमारा पूरा कॉल सेंटर बना हुआ था और रूम उसका जो एंट्रेंस थी वो अब सामने फ्रंट साइड पे खुलती थी, तो लड़के वगैरह बाहर आके कॉरिडोर में अक्सर सिगरेट्स वगैरह पी लेते थे। और वॉशरूम क्योंकि अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं था तो वॉशरूम के लिए उन लड़कों को बैक साइड पे बाकायदा घूम के एक जगह थी, तो वहाँ से वो घूम कर बैक साइड पे जाया करते थे। और बैक साइड पर भी एक ग्राउंड था, यानी कि जो पीछे वॉशरूम की बैक साइड से वो नज़र आता था ग्राउंड, जहाँ ग्राउंड सन्नाटा होता था, वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह थीं, पेड़ थे पीपल के बहुत सारे और दरख्त वगैरह थे, मतलब एक बागीचा टाइप बना हुआ था। और वॉशरूम भी जो था वो उसमें मतलब 4 से 5 वॉशरूम्स थे और बड़ा सा एक रूम था बहुत बड़ा, और उसकी एक बड़ी सी खिड़की थी जो पीपल के पेड़ को बिल्कुल टच कर रही होती थी। काफ़ी देखने में काफ़ी मतलब डर लगता था समटाइम्स अगर रात में जाओ, क्योंकि बैक साइड पे बिल्कुल अंधेरा होता था और पेड़ों की आवाज़ें बड़े शोर से आ रही होती थी और काफ़ी डरावना मंजर जो पेश करती थी। इवन रज़ा साहब भी यही बताते हैं कि वो भी अक्सर जाने में वहाँ पर समटाइम्स मतलब हेजिटेट होते थे और उनको जाते हुए वहाँ पर काफ़ी खौफ महसूस होता था और कभी कभी महसूस होता था जैसे आसपास कोई है, क्योंकि सन्नाटा होता था। कॉल सेंटर्स की जॉब आपको मालूम होगा इतना ज़्यादा डर के वगैरह नहीं होते, एक नॉर्मल होते हैं। तो समटाइम्स अगर कोई एक वॉशरूम में या 2 वॉशरूम में कोई होता था तो बाकी तमाम वॉशरूम जो हैं वो खाली ही होते थे। उस दिन शारिक के साथ भी कुछ यूं ही हुआ, जैसे ही वो अपने तमाम कुलीग्स वगैरह के साथ बाहर खड़ा हुआ, बातचीत कर रहा था और थोड़ा सिगरेट वगैरह कुछ लड़के पीते हैं वो पीकर, तो शारिक जो है वो अपने तमाम दोस्तों से कह के कि यार मैं थोड़ा सा मुझे वॉशरूम आ रहा है और मैं थोड़ा वॉशरूम से हो लूँ, आप लोग अंदर जाओ अपनी सीट्स पे बैठो, मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। तो शारिक जो थे वो अंदर की तरफ बैक साइड से होते हुए वॉशरूम चले गए। शारिक लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता। शायद मैं बुढ़ा भी हो जाऊं तो ना वो शक्ल मैं भुला सकता हूं और ना वो दिन मैं भुला सकता हूं। आज भी मैं वो दिन और वो वक्त और वो शक्ल को अगर याद भी कर लेता हूं जो आज तक मेरी नक्श है दिमाग में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दहशत से मैं बिल्कुल जर्द हो जाता हूँ। शारिक कहते हैं जैसे ही मैं वॉशरूम में एंटर हुआ हूँ, यानी कि मेन वॉशरूम के गेट में एंटर हुआ हूँ, तो वॉशरूम में बहुत सारी लाइट्स थी जिनमें जो एंड की लाइट्स हैं 2 से 3 लाइट्स वो नहीं जल रही थी। शायद या तो किसी ने बटन बंद कर दिए थे या इसके बाद का मालूम नहीं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मज़ीद अभी जो है सारी ही लाइट्स खोलूँ। मैंने बस जो अपनी लाइट्स खुली हुई थी जिस वॉशरूम में मैंने जाना था मैं उधर ही चला गया। और मुझे उस वक्त उस लम्हे बाकायदा महसूस हुआ जैसे जो बाहर की तरफ जो खिड़की खुल रही है वहाँ पर मुझे महसूस हुआ जैसे कि कोई बैठा हुआ है, ऐसा कोई परछाई, कोई काली काली परछाई मुझे दिखी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा शायद अंधेरा उस तरफ हो रहा है और पेड़ वगैरह भी है, मुझे ऐसे ही धोखा हुआ होगा। तो शारिक ने बताते हैं कि मैं जैसे ही वॉशरूम से फारिग हुआ तो अभी मैं बाहर ही निकल रहा था कि बाकायदा मुझे दरवाज़े पे दस्तक महसूस होती है कि कोई दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कि और भी वाकई वॉशरूम जितने भी थे मेरे राइट और लेफ़्ट साइड पर वो तमाम ही खाली थे, तो मेरे ही डोर पे कौन दस्तक दे रहा है आखिर। मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई, मगर मैं खैर जल्द से जल्द जैसे ही बाहर मैं निकलता हूँ
और अभी निकल कर मैं वॉश बेसिन की तरफ जाकर अभी हाथ ही धो रहा होता हूँ कि मुझे वॉश बेसिन के बिल्कुल मेरी राइट साइड पे बाकायदा महसूस होता है कि कोई खड़ा हुआ है। वो दिन, वो उस वक्त जो मैंने देखा, शारिक लिखते हैं, मैं भुला नहीं सकता। वो शक्ल मैं आज तक नहीं भुला सकता। वो इतनी ख़तरनाक शक्ल की औरत जो बिल्कुल तकरीबन मेरे से 2 फीट के दूरी पे खड़ी हुई होगी, जिसे देखकर मैं खौफज़दा हो गया और मेरी ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गईं, मेरी मुंह से अल्फाज ना निकले, मेरे मुंह से कोई दुआ भी नहीं निकल रही, इतना मैं खौफ में आ गया। शारिक लिखते हैं कि आज तक वो शक्ल मैं शायद कभी बुढ़ा भी हो जाऊं तो कभी भी मैं उस शक्ल को नहीं भूल सकता। शारिक कहते हैं जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके शक्ल निहायत ही भयानक थी। उसके बाल खुले हुए थे और बहुत ही मतलब गंदे से कपड़ों में वो खड़ी हुई थी मेरे सामने और मुस्कुरा कर मुझे देख रही थी। ये देखकर मेरी जैसे ज़मीन खिंच गई हो पाँव के नीचे से, ऐसा मुझे लगा। और मुझे उस वक्त कुछ समझ में न आया कि मैं करूं तो इतनी जल्दी क्या करूं, क्योंकि वो इतने कम फासले पे मेरे से खड़ी हुई थी कि मुझे सिवाय आयतल कुर्सी पढ़ने के अलावा और कुछ याद ना आया। मैंने फटाफट आयतल कुर्सी का विर्द स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे आयतल कुर्सी पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे कि मुझे कोई रोक रहा हो। आयतल कुर्सी पढ़ते, दुआएं पढ़ते मुझे कोई रोक रहा हो। मेरे कदम ऐसा लग रहा कि मैं भागना चाह रहा हूँ और नहीं दौड़ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं मैं रुक गया हूँ। मैंने जल्द से जल्द घुटे घुटे अल्फाजों में ही अल्लाह का नाम लेना और तमाम दुरूद वगैरह पढ़ना शुरू किए। बहुत मुश्किल मुझे पेश आ रही थी और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से और किस तरह से वहाँ से निकलूँ। और बस मैंने हिम्मत करी और अल्लाह का नाम लिया, थोड़े थोड़े कदम करके बढ़ाने शुरू किए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव 10-10 किलो के हो गए हों और पैर मेरे आगे की तरफ ही नहीं बढ़ रहे थे। शाहरुख लिखते हैं कि जैसे तैसे करके मैंने अपने कदमों को बढ़ाया और वॉशरूम के मेन दरवाजे की तरफ पहुंचा और उसको फ़ौरन ही खोल के मैंने दौड़ लगाई। जैसे जैसे मैं भाग रहा था मुझे बाकायदा से फील हुआ कि मेरे पीछे कोई आना शुरू कर दिया है किसी ने। ये सब देखकर जैसे मेरी रूह फना हो गई हो और मेरी आवाज़ ही ना निकल रही हो कि मैं किसी को अपनी मदद के लिए पुकारूं। और मुझे इस बात का भी यकीन था कि क्योंकि सब अंदर कमरों में और जहाँ पर हमारा हॉल बना हुआ है वहाँ पे तमाम ही मतलब क्लोज़ है और कोई आवाज़ जाने का कोई सिलसिला नहीं है, तो मेरी आवाज़ देना भी बेसूद होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा मैं अगर आवाज़ भी दूँ। मैंने जो कुछ करना है खुद ही करना है। शाहरुख लिखते हैं कि मैंने जैसे जैसे बस भागना शुरू किया और अल्लाह का नाम लेता गया और क्योंकि बैक साइड से फ्रंट तक का अच्छा खासा फासला था, मैं जैसे जैसे करके अपने बिल्कुल ऑफिस में के गेट पर आया हूँ और अपने बताने के लिए अपने कुलीग्स को, अपने दोस्तों को बताने के लिए जैसे ही मैंने कोशिश करी और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। कब मैं होश में आया, जब मेरी अगले दिन आँख खुलती है तो मैं हॉस्पिटल में था। कराची के हॉस्पिटल आगा खान हॉस्पिटल में मैं था। मेरे मैनेजर जो थे उन्होंने मुझे बाकायदा से उनको कॉल कर दी थी, तो वो और ऑफ़िस के बाकी मेरे कुलीग्स मुझे लेकर आगा खान हॉस्पिटल गए। तकरीबन 1 हफ़्ते मैं शदीद बुखार में रहा हूँ और बुखार की नौयत भी समझ में नहीं आ रही थी और तमाम टेस्ट वगैरह भी करवाए डॉक्टर्स ने। मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही, घर वाले भी मेरे बहुत परेशान रहे। आखिर जैसे तैसे करके काफ़ी दिनों बाद मुझे आराम आया। तकरीबन 1 महीने के बाद जाके मैंने ऑफ़िस दोबारा से रिजॉइन किया। आज भी वो कॉल सेंटर अपनी जगह मौजूद है, मगर वहाँ पे सिर्फ़ एक बदलाव आया है कि बैक साइड के रास्ता बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है और फ्रंट पर ही वॉशरूम वगैरह बना दिए गए हैं और एक वॉशरूम अंदर ही की तरफ भी बना दिया गया है ताकि रात के वक्त किसी को भी ज़रूरत महसूस हो तो वो अंदर ही जाए। और बैक साइड का जो एरिया जहाँ पर मामलात थे और यकीनन अब भी हैं, तो वहाँ के एरिया को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील करके बंद कर दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मामलात से, ऐसी चीज़ों से, तमाम ऐसी मखलूक़ात से बचाए और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, शारिक का ये सच्चा वाक़या आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सैयद हॉरर डायरीज़ को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।